बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 पे हम आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स। जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, इंटरफेसिंग, सिस्टम कॉल, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल, प्रोग्राम्स, इम्प्लीमेंटेशन, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इसका स्ट्रक्चर, डिबगिंग, जनरेशन एंड सिस्टम बूट। इन तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर जो चीज़ हम कवर करेंगे, दैट इज द सर्विसेज एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स टू यूजर्स, प्रोसेसेस एंड अदर सिस्टम्स। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे वेरियस वेज ऑफ स्ट्रक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरह आपका जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको स्ट्रक्चर किया जाता है। टू एक्सप्लेन हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर इंस्टॉल्ड एंड कस्टमाइज्ड एंड हाउ दे बूट। आप इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, कस्टमाइज कैसे करते हैं और इनको आप बूट कैसे करते हैं। सर्विसेज की बात करते हैं तो हमने पहले भी एक बात की थी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर सके और सर्विसेज प्रोवाइड कर सके टू प्रोग्राम्स एंड यूजर्स। इस ये कौन से सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है उनको हम बारी बारी नीचे देखते हैं। एक तो आपके पास आ गया है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस वो है जिसके तहत आप एक सिस्टम के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। एक आपके पास जो इंटरफेस मौजूद है, दैट इज योर कमांड लाइन इंटरफेस। अगर आप विंडोज में हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट नजर आता है। अगर आप लाइनक्स के अंदर हैं तो इसके अंदर आपको टर्मिनल नजर आता है जिसके ऊपर आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन अपनी राइट करते हैं, उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरा आपके पास इंटरफेसिंग आ जाती है, दैट इज योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या जीयूआई बेस्ड इंटरफेसिंग। इसके अंदर आप बजाय कमांड लिखने के आप इसके अंदर डायरेक्टली माउस या कीबोर्ड को यूज करते हुए अपनी वर्किंग को कंप्लीट करते हैं। आपके पास माउस है, आपने क्लिक किया और वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चला जाएगा। अगर कोई फोल्डर है तो उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको उसके ऊपर कमांड्स उसकी जो है ऑप्शंस नजर आ जाएंगी। अगर आप किसी फाइल क्लिक कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूशन में चली जाएगी। तो इसके बाद आपको आ जाता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ये है कि जी आपने एक फाइल को या एक प्रोग्राम को जो है वो लोड किया है मेमोरी के अंदर और उसके बाद आपने प्रोग्राम को रन किया है। जब आपने प्रोग्राम को रन किया है तो उसके बाद उसने अपनी वर्किंग को कंप्लीट किया। जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई तो उसको आपने एंड कर दिया। अब ये एंड नॉर्मली भी हो सकता है और अब नॉर्मली भी हो सकता है। नॉर्मली किस तरीके से कि आपने एक वर्ड की फाइल ओपन कीजिए, आपने टाइपिंग कंप्लीट की और उसके बाद उसको सेव करवाने के बाद आपने उसको प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। अब नॉर्मली ये है कि आपने उस फाइल को जब बंद किया तो उसने आपको ऑप्शन दी कि ये फाइल जो है एक पुराने वर्जन में बनी हुई है और जब आप इसको सेव करवाने जा रहे हैं तो कुछ फॉन्ट्स का जो है वो एरर आ रहा है क्योंकि वो जो है उसकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आना शुरू हो गए। या आपने अगर कोई राइटिंग करने की कोशिश की है तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है कि आपका सिस्टम आपको कहे कि जी आप जो है वो ये रीड ओनली मोड के अंदर आपकी फाइल ओपन हुई हुई है तो ये इसके ऊपर आप राइटिंग नहीं कर सकते। पहले परमिशन लें कि आपके पास ये राइट है कि आप इसको जो है वो इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। सो आपके पास वो इंडिकेटिंग एरर करके भी उस फाइल को बंद कर सकते हैं कि आपके पास राइट्स नहीं है या आपके पास कोई और मसला आ गया है। सो इन दोनों वेज के अंदर उसकी एग्जीक्यूशन एंड हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आईओ ऑपरेशंस। अब रनिंग प्रोग्राम में रिक्वायर आईओज which may involve a file or an IO device। अब आपको यही प्रोग्राम रन कर रहे हैं जिसके केस में आपको किसी फाइल की या आईओ डिवाइस की जरूरत पड़ सकती है। जस्ट लाइक मैं बात करता हूँ प्रिंटर है। अब आपने एक प्रिंट की कमांड दी है तो आपने तो एक कमांड दे दी, अब उसके लिए उसको एक डिवाइस की जरूरत है विच इज अ प्रिंटर।
जब आपने कमांड दी है तो उसका आपके पास जो है वो प्रिंटर अवेलेबल होना चाहिए जिसके ऊपर उस फाइल ने जाके प्रिंट होके पेज के ऊपर वो निकाल के देगा। सो इन दैट केस आपके पास आईओ डिवाइस चाहिए, एक फाइल हो सकती है, डेफिनेटली आप एक फाइल को अगर प्रिंट देने जा रहे हैं तो वो आपके पास मौजूद होगी तभी आप उसका प्रिंट दे सकते हैं। तो आपके पास जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशंस, इट मे बी अ फाइल और इट मे बी एन आईओ डिवाइस। इसके अलावा हमारे पास और जो सर्विसेज अवेलेबल हैं दैट इज योर फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। इसके अंदर क्या है कि आप रीड कर सकते हैं किसी प्रोग्राम को या फाइल को, राइट कर सकते हैं फाइल को या डायरेक्टरीज को, क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, और परमिशन मैनेजमेंट इसमें आ जाती है। अगर आपने जिस आप देखते हैं कि अगर आप कोई ड्राइव अपनी ओपन करते हैं, जीयूआई की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको नजर आएगा कि आपके पास नंबर, आप कोई ड्राइव ओपन करेंगे तो आपको नंबर ऑफ फोल्डर्स और फाइल्स उसमें जो अवेलेबल है वो आपको नजर आ जाएंगी। अगर आप कोई नई फाइल बनाना चाहते हैं तो आप उसमें सिंपली, अगर मैं विंडोज की बात करूं, तो आप राइट क्लिक करें और उसके अंदर आप जो है एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी डाटा उसमें राइट कर सकते हैं या एक्सेल की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आप उस फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई फाइल मिसिंग हो या आपको मिल ना रही हो तो आप सर्च बार में जाके उस फोल्डर के अंदर या उस ड्राइव के अंदर आप उस पर क्लिक करें और उसको उस फाइल का नाम दें, तो उसके उस रेलेवेंट जो फाइल्स उस डायरेक्टरीज में या सब डायरेक्टरीज में मौजूद होंगी वो सारी विजिबल हो जाएंगी। सो आपको, और वो एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कि कौन कौन सी फाइल्स इसमें मौजूद हैं, और आप इवन उनकी डेट ऑफ क्रिएशन या डेट ऑफ मॉडिफिकेशन और फाइल का साइज और ये तमाम चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। इवन दो कि आप ये भी देख सकते हैं कि क्या आप उस फाइल को ओपन कर भी सकते हो कि नहीं। ये भी परमिशन जो है एसोसिएट होती हैं आपके फाइल से रेलेवेंट, तो वो भी आपका कौन देखता है, वो है आपका फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन सिस्टम जो है, सर्विसेज। इसके अलावा आपको आती हैं कम्युनिकेशन प्रोसेसेस में एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन द सेम कंप्यूटर और बिटवीन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम और between other computers over a network. Communication may be via shared memory or through message passing पैकेट्स मूव्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब कम्युनिकेशन है आपके मल्टीपल जो प्रोसेसेस हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि एक अगर आपके पास मेमोरी है, इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आपका एक वेरिएबल है डी, उसकी वैल्यू है 5। अगर एक प्रोसेस 1 है वो एग्जीक्यूशन में है और उसने इस वेरिएबल डी को यूज कर रहा है, इसी तरह एक और प्रोसेस है विच इज प्रोसेस 2, वो भी इस वेरिएबल को यूज कर रहा है। तो अगर प्रोसेस 1 पहले इस वेरिएबल को अप्रोच करता है और इसकी वैल्यू को चेंज कर देता है ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, और वो 5 से 3 कर देता है, तो आपके प्रोसेस 2 के पास भी चूंकि वैल्यू डी की यूज हो रही है और अभी इसके पास वैल्यू 5 है, तो जब आपने वैल्यू को चेंज किया तो आप एक इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस 2 को भी देंगे कि इसकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी जो आप भी यूज कर रहे हैं। सो जब उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी तो वो अपना वेरिएबल को अपडेट कर लेगा और अब जो है वो वेरिएबल जो यूज करेगा दैट विल बी 5। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होती तो वो उसी 5 के ऊपर काम कर रहा होता, जिससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आपके प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन की जो इंटेग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि जो वैल्यू है वो अब गार्बेज हो चुकी है, विच इज वैल्यू 5, वो अब गार्बेज हो चुकी है। सो ये कम्युनिकेशन है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर प्रोसेसेस, कि आप अगर कोई डाटा शेयरिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोसेसेस, तो वो एक दूसरे के साथ अपना डाटा शेयर कर सकें, कि अगर कोई ऐसी रिसोर्सेज हैं जो शेयर हो रहे हैं या किसी और मकसद के अंदर, तो वो आपस में इंफॉर्मेशन एक दूसरे का कम्युनिकेट कर सकें। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये विद इन द सिस्टम भी हो सकती है और ओवर द नेटवर्क बिटवीन कंप्यूटर्स भी हो सकती है। अच्छा, इसी की तरह हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ मौजूद है दैट इज योर एरर डिटेक्शन। OS needs to be constantly aware of the possible errors। आप कोई वर्किंग परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उसको अवेयर होना चाहिए कि आपका सिस्टम किसी एरर में जा रहा है या नहीं जा रहा।
अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है और इस एग्जीक्यूशन के नतीजे में आप एक डेडलॉक में जा सकते हैं या अ, अ, किसी एरर की उसमें जाके स्टक हो सकते हैं, तो आपका सिस्टम जो है वो प्रिवेंट कर रहा होगा, उसकी डिटेक्शन कर रहा होगा और उसके बाद उसकी प्रिवेंशन भी कर रहा होगा कि आप उस डेडलॉक वाली पोजीशंस में या एरर पोजीशन में मत जाएं। अम, ये एरर जो है ये आपका सीपीयू में भी हो सकता है, मेमोरी हार्डवेयर लेवल पे भी जा सकता है, आईओ डिवाइस के केस में भी हो सकता है और एक यूज़र प्रोग्राम के रनिंग के केस में भी हो सकता है कि आपका कोई सिस्टम एरर डिक्लेयर कर दे। जस्ट लाइक सीपीयू कॉन्फ्लिक्ट आ गया है कि सीपीयू एक कमांड को एग्जीक्यूट करता है तो आपका सिस्टम जो है डिवाइडेड बाय ज़ीरो कर देता है, तो आपका एक एरर जनरेट हो सकता है। मेमोरी जो आपको यूटिलाइज़ करने के लिए जो आपको एक्सपेक्टेड है कि इस लोकेशन के ऊपर आपका जो है वो डाटा मौजूद है, लेकिन वहाँ पे डाटा मौजूद नहीं है। वो आपने डाटा जो है वो एक्सचेंज कर दिया हुआ है। आप मेमोरी के अंदर जो आपने एक एलोकेशन की थी एक प्रोग्राम को, अ, आपने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की और उसके बाद उसकी जो डाटा वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था वो रिप्लेस हो गया। अब आप जब दोबारा इस प्रोग्राम पे आप इस प्रोसेस पे वापस आए हैं और आप एग्जीक्यूशन करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे डाटा मौजूद होना चाहिए जिसको वो एक्सेस कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो ठीक है, लेकिन अगर वो एक्सेस करने जा रहा है तो उसको उसके ज़हन में यही है कि यहाँ पे डाटा मौजूद है। तो इस चीज़ का भी वो ज़हन में रख रहा होगा कि ये मैंने डाटा रिप्लेस कर दिया है। अगर मैं मेमोरी को एक्सेस करने जा रहा हूँ, तो वो उसको पता हो कि यहाँ पे वो है या नहीं है। आईओ डिवाइसेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर आपने एक आईओ डिवाइस को एक्सेस करने जा रहे हैं, सपोज आपने प्रिंटर को कमांड दे दी है लेकिन प्रिंटर आपके साथ अटैच्ड ही नहीं है, या आप फ्लैश ड्राइव के अंदर कोई डाटा डालना चाह रहे हैं लेकिन फ्लैश ड्राइव जिस वक्त आपने स्टार्ट किया था उस वक्त डाटा ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन बीच में किसी वजह से आपकी फ्लैश ड्राइव हिल गई है, अब डाटा ट्रांसफर किस पे हो रहा है, फ्लैश ड्राइव अवेलेबल नहीं हो रही। सो एरर डिटेक्शन जो है वो आपका सिस्टम करना शुरू कर देगा। इसी तरह हमारे पास आ जाता है, फॉर ईच टाइप ऑफ एरर ऑपरेटिंग सिस्टम शुड टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन टू इंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग। अब जैसे ही आपके पास कोई एरर आएगा तो आपका सिस्टम कोई रिएक्ट करे इस ऐसे प्रॉपर वे में कि आपकी जो कंप्यूटिंग है वो वर्किंग में रहे। जैसे अगर मैं बात करूँ फ्लैश ड्राइव आपकी अगर हिल गई है तो वो फौरी तौर पर डाटा ट्रांसफर को रोक देगा। और अब जो जिस नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, पहले ही तो ये होता था कि आपने अगर ड्राइव निकाल दी है, अगर आपकी हिल गई, आपकी ड्राइव निकल आई है, तो वो डायरेक्टली उसको बिल्कुल ही क्लोज कर देता था। अब कई जगहों पे आपको जो है ये ऑप्शन मिल जाती है कि ड्राइव हिल गई है तो आपको एरर दे देता है, अगर आपकी दोबारा आप उसको सेट कर लें तो उसे कंटिन्यू भी कर देता है। सो ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के ऊपर कि वो कितनी आपके पास जो है कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है। Debugging facilities can greatly enhance the users and programmers ability to efficiently use the system. Debugging facility आपके पास आ जाती है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि किस वजह से आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जो आप ये इस चीज़ को चेक करने की एबिलिटी क्रिएट कर लेते हो कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो उसके बाद आप उसकी प्रॉब्लम की रिडिकेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आ जाती है सर्विसेज, दैट इज कि आपका जो है रिसोर्स एलोकेशन है। रिसोर्स एलोकेशन में आपके पास कौन कौन सी आ जाती हैं? सीपीयू एलोकेशन, मेन मेमोरी एलोकेशन, फाइल स्टोरेज एलोकेशन एंड आईओ डिवाइसेस। सीपीयू के अंदर हमने जितना बात की थी लास्ट टाइम पे कि आप इसकी टाइम डिवीजन कर देते हैं, तो जो साइकिल आपको एलोकेट किया हुआ है वो आपको मिल जाए और उसके बाद जब आप कंप्लीट कर लें तो वो जो आपको सीपीयू साइकिल्स मिले हुए हैं वो आपसे लेकर किसी और को दे दिए जाएं, और सीपीयू के टाइम को आप मल्टीपल टाइम्स में स्लॉट्स में आप डिवाइड कर दें ताकि आप मल्टी प्रोग्राम जो है मल्टीटास्किंग कर सकें और मल्टीपल प्रोग्राम्स आप एक वक्त में एग्जीक्यूशन में लेके जा सकें। इसी तरह आप मेन मेमोरी को भी डिवीजन दे दें और मल्टी प्रोग्राम्स में रिजाइड कर सकें, जिसको जो सी मेमोरी एलोकेट की हुई है वो वहाँ से अपना डाटा लाए, इंस्ट्रक्शंस लाए, एग्जीक्यूट करे और अपना रिजल्ट जो है वो जनरेट करके यहाँ पर रख सके। फाइल स्टोरेज, आप जो है फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो एलोकेशन हो जाए जिन फाइल्स को उसने जाके बैकएंड पे ओवरराइट करना है। कोई डिवाइसेस हैं जिसमें प्रिंटर, फ्लैश ड्राइव, यूएसबी पोर्ट्स या कोई भी और पोर्ट जो है या कोई और डिवाइस जो आप यूज़ करने जा रहे हैं जिससे आपको इनपुट या आउटपुट डिजायर्ड हो, उनकी एलोकेशन भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है।
accounting to keep track of which users use how much and what kind of computing resources. आप किसको कितने रिसोर्सेज दे रहे हैं प्रोग्राम को, और उसके बाद आपने जब उनकी एग्जीक्यूशन करवा लिया है तो आपने वो रिसोर्सेज वापस भी लेने हैं। आपके पास एक पूल ऑफ रिसोर्सेज मौजूद है। अगर आप इसका ट्रैक रखेंगे कि मैंने किसको कितने रिसोर्सेज दिए हैं और किससे मैंने कितने वापस ले लिए हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन, तब आप उसको एफिशिएंटली वर्किंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक टास्क के बाद दूसरा टास्क भी आपने परफॉर्म करना है। अगर आपके पास ट्रैकिंग होगी तो आपको पता होगा कि मेरे पास टोटल रिसोर्सेज कितने हैं और अवेलेबल कितने हैं, क्योंकि बाकी को मैंने असाइन किया हुआ है। तो जो मेरे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक मैं हर जॉब को मजीद रिसोर्सेज एलोकेट कर सकता हूँ कि डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज। अब एक को रिसोर्सेज ए की क्वांटिटी 10 चाहिए और आपके पास जो अवेलेबल हैं वो 4 हैं, तो माइट भी आप इस सिस्टम को, जिसको ये 10 रिक्वायर्ड है, उनको हॉल्ट कर लें जब तक आपके पास ये इनकी क्वांटिटी बढ़ नहीं जाती। सो जैसे ही आप 14 अवेलेबल होंगे तो आप ये को आप 10 अलाउ कर देंगे और आपके पास 4 बच जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो देख सकते हैं कि मैंने किसको कितना करना है। मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी तभी मैं इसको ट्रैक कर सकूंगा और अकाउंटिंग कर सकूंगा। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट करना कि आपका सिस्टम जो है उसकी एक्सेसेस जो हैं वो प्रॉपर आ रही हो फॉर योर रिसोर्सेज। अगर एक प्रोसेस को आपने रिसोर्स ए, बी और सी दिया है और आपका एक प्रोसेस बी जो है प्रोसेस 2 जो है वो इनको एक्सेस करना चाह रहा है, तो जब तक आप उसको एक्सेस ना दें वो इन तीनों को एक्सेस ना कर सके, क्योंकि आपने उसको अलाउ नहीं किया हुआ, आपने इसको प्रोटेक्शन दी हुई है कि ये आपको जो है वो प्रोसेस 1 को है, या प्रोसेस 2 जो है उसके पास ही एक्सेस राइट्स ही नहीं है कि वो ए, बी और सी रिसोर्स को जो है वो यूटिलाइज कर सके। वो डी, ई और एफ को तो ये देख सकता है लेकिन ए, बी, सी को नहीं देख सकता, क्योंकि ये इसको आपको स्पेशल राइट्स की रिक्वायरमेंट है। सो अगर उसको स्पेशल राइट्स मौजूद है तो इसका में आपका सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे कि आपका प्रोसेस 2 ए, बी, सी तो रसाई हासिल ना कर सके। दूसरी चीज आपके पास आ जाती है सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड, require user authentication extend to defend the external IO devices from invalid accesses। सो ये है कि आप कोई इनवैलिड एक्सेस अटेम्प्ट ना करें, कोई आपके सिस्टम के ऊपर थ्रेट ना आ जाए, कोई आपको फेक करके आईडी को आपके सिस्टम के साथ डाटा रिट्रीवल करने की कोशिश ना करे या ऑल्टर करने की कोशिश ना करे। तो इस चीज़ की प्रोटेक्शन सिक्योरिटी जो है ये भी आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपको प्रोवाइड करता है। अगर हम इसका जनरल व्यू देखें तो आपके जो सर्विसेज हैं इसके आपको नजर आएगा कि सबसे नीचे हमारे पास हार्डवेयर है जिसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो मल्टीपल सर्विसेज हैं ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, जिसके ऊपर हमारे पास सिस्टम कॉल है जो इन सर्विसेज को जो है वो यूज करवाती है फ्रॉम योर ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस तमाम चीज़ों के ऊपर सबसे टॉप लेवल पर रिजाइड करता है यूज़र इंटरफेस, जो आपको इस सिस्टम से इंटरेक्ट करवाता है बाय यूजिंग एनी इंटरफेस आइदर जीयूआई या बैच या कमांड लाइन। के बाद ये इसकी जो डिटेल्स हैं जो हमने स्टार्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर भी लिया है कि आपके पास CLI कमांड लाइन इंटरप्रेटर मौजूद है, जहाँ पे आप कर्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है उसके ऊपर आप डायरेक्टली उसको कमांड्स दे देते हैं और वो कमांड जो है वो आपके पास जो है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर जाती हैं आपके कर्नल के साथ। ये तरीक़ेकार है जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास जो इंटरप्रेटर है आप यहाँ पर डायरेक्टली कमांड दे रहे हैं, जिसमें देखें आपने ls की कमांड दी तो उसमें लिस्ट डाउन कर दिया कि आपके पर्टिकुलर जो ड्राइव है उसके अंदर कौन कौन सा आपका फोल्डर मौजूद है, तो उसने आपको यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। सो दैट इज़ योर कमांड लाइन इंटरप्रिटेशन। इसी तरह आपके पास आ जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की हमने बात की कि हमारे पास आइकन्स आ जाते हैं, आप कीबोर्ड से एंट्री दे सकते हैं, माउस को यूज़ कर सकते हैं, मॉनिटर के ऊपर डायरेक्टली देख सकते हैं, आइकन्स को आप राइट क्लिक करके ऑप्शंस को देख सकते हैं, फाइल्स को डायरेक्टली डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये
चीज़ें आपके पास जो है इंटरफेस, ये आप डायरेक्टली क्लिक एंड उससे आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम CLI को भी यूज़ करते हैं, GUI को भी यूज़ करते हैं। आपका विंडोज़ हो गया, लिनक्स भी अब आपका GUI और CLI दोनों को सपोर्ट करता है। और मैकिन्टॉश या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी आपको जो है वो इसकी प्रोवाइड करता है इंटरफेसिंग के, आप दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह आपके पास जो है टच स्क्रीन इंटरफेसिंग भी मौजूद है कि आपने टच किया और उसे आपने जो है उसको रन कर लिया। जस्ट लाइक आपके हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो हैं, आपका आईफोन्स हो गए या आपके एंड्रॉयड सिस्टम्स हो गए, तो इनके अंदर आपका डायरेक्टली टच इंटरफेस आ गया है। जिससे आप डायरेक्टली फाइल डबल क्लिक, आप सिंगल पॉइंट टच करते हैं उस आइकन के ऊपर और वो आइकन जो है वो ओपन हो जाता है, आपको किसी माउस की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप देखें तो आपके जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स अब आ रहे हैं, वो आपको जस्ट लाइक अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ या बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, तो चूंकि अब आपका हार्डवेयर जो है वो टच स्क्रीन अब आपके लैपटॉप्स में और आपके डेस्कटॉप वाली साइड पे भी आना शुरू हो गया है, तो अब वो प्रोविजन आपको इन विंडोज़ और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मिलना है शुरू हो गया है कि आप वहाँ पे माउस को भी यूज़ कर सकते हैं, कीबोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं और आप वहाँ पे अम, जो है वो डायरेक्टली क्लिक करके फ्रॉम योर फिंगर टच आप काम कर सकते हैं। सो अगर हम खाली टच स्क्रीन सिंगल की बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने कोई राइटिंग करनी है तो आपके पास वर्चुअली कीबोर्ड अवेलेबल हो जाता है, जिससे आप टाइपिंग कर सकते हैं या आपके पास वॉइस कमांड्स आ जाती हैं जिसके थ्रू आप उसको टाइप करके डाटा आगे सेंड कर सकते हैं। इसी तरह ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको जो GUI है वो आपको नज़र आ रहा है। ये एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का GUI है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास आइकन्स मौजूद हैं, आपके पास जो है वो एक एक्सप्लोरर ओपन है जिसके अंदर आपके पास जो फाइल्स उस एक फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हैं वो नज़र आ रही हैं। आपको जो भी फाइल आप सिलेक्ट करते हैं उसकी डिटेल नज़र आना शुरू हो जाती है। आप एक वक़्त में मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन करते हो, वो मल्टीपल एप्लीकेशंस जो हैं आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सो आपको एक ग्राफिकली चीज़ों का विजिबिलिटी आना शुरू हो जाती है, जो कि कमांड लाइन में इस तरह नहीं है। वहाँ पे आप क्लिक करते हैं, अगर आप उस हमने एलएस की बात की थी पीछे, तो उसने आपको फ़ोल्डर्स का बता दिया था कौन-कौन से हैं। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं फ़ोल्डर के अंदर, वो आपको यहाँ पे नज़र तो आ रही हैं, लेकिन इसके साथ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिल रही है, जो कि आपको वहाँ पे इन तमाम इन्फॉर्मेशंस को लेने के लिए कुछ कमांड्स एंटर करनी पड़ती हैं बारी-बारी। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिस्टम कॉल्स की। सिस्टम कॉल्स के अंदर ये है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग का जो इंटरफेस है टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। टिपिकली जो हम सिस्टम कॉल्स हैं उसको सी या सी प्लस हाई लेवल लैंग्वेज में हम लिखते हैं, और इनकी जो मोस्टली जो इनकी एक्सेस है बाय प्रोग्राम्स वाया हार्ड हाई लेवल लैंग्वेज, जिनको आप APIs भी कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, उनके थ्रू हम इनको जो है वो एक्सेस करते हैं, रादर देन डायरेक्टली कॉलिंग फ्रॉम डायरेक्टली यूजिंग द सिस्टम कॉल्स। आपने हाई लेवल पे इनके प्रोग्राम्स लिखते हैं और उसके बाद आपको आप हाई लेवल लैंग्वेज से ही आप इनको कॉल करवा रहे होते हैं, जिनको आप APIs कहते हैं। जस्ट लाइक आप विंडोज़ की बात करो तो विंडोज Win32 API आपको मिल जाता है। इसी तरह आपको POSIX सिस्टम के अंदर POSIX API मिल जाता है। यूनिक्स के अंदर भी आपको ये सिस्टम POSIX का मिल जाता है, लिनक्स का मिल जाता है, मैक में मिल जाता है। इस तरह जावा की APIs आपको मिल जाती हैं, एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जो आपको जो है इंटरफेस प्रोवाइड कर रही होती हैं विद योर यूज़र एंड योर सिस्टम्स। अगर आपने एग्जांपल देखें कि आपने एक जो है सिस्टम कॉल की है जिसके अंदर आप एक सोर्स फाइल से डेस्टिनेशन फाइल में डाटा कॉपी करेंगे, तो आपको ये मल्टीपल्स नज़र आ रही हैं, आपकी सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा है सीक्वेंस कॉल का कि आप क्या कर रहे हैं। आपने इनपुट नेम लिया, फिर आपने प्रॉम्प्ट किया, एक्सेस इनपुट ली कि आपने कहाँ पे करना है, उसके बाद आपने जो है आउटपुट जो है फाइल ने वो लिया। अच्छा, ये चीज़ें तमाम आपको ज़्यादा उस वक्त आपको विजिबल हो रही होती हैं जब आप ये CLI कमांड लाइन इंटरफेसिंग के अंदर आप देख रहे होंगे कि आपने एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करना है। आप एक जगह पे जाएंगे, वहाँ से फाइल का नाम बताएंगे, फिर बताएंगे मैंने कहाँ पे कॉपी करना है, उसकी डेस्टिनेशन देंगे, डेस्टिनेशन के बाद आप उसका फाइल नेम देंगे,
वो वहाँ पे वो चीज़ें जो है वो उसके बाद आपकी वो चीज़ें कॉपी होना शुरू होती हैं। सो इसी तरह ही आपके पास जो है फाइल ओपन करेंगे, इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट आप जो है वो अबॉर्ट कर देंगे। अगर आपकी क्रिएट करता है अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको क्रिएट करेगा, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो आपको अबॉर्ट कर देगा। तो ये आपका लूप सा क्रिएट होगा, जिसके बाद आप जो है वो एक फाइल को जो है वो कंटेंट्स को फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल आप कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है सिस्टम कॉल की इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कर रहे हैं? टिपिकल नंबर एसोसिएट विद ईच सिस्टम कॉल। आप हर सिस्टम कॉल के साथ एक नंबर एसोसिएट करते हैं। सिस्टम कॉल इंटरफेस मेंटेन्स अ टेबल इंडेक्स अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स। जिस तरह हमने देखा था कि हमने एक इंटरप्ट का टेबल बनाया था, वो इंटरप्ट के टेबल के अंदर जितने भी इंटरप्ट डिक्लेयर हो सकती हैं, उनका तमाम का नाम, उनका नंबर और उनका एसोसिएशन के वो कहाँ पे उनकी उसका रेलेवेंट कोड जो है वो पड़ा हुआ है, वो चीज़ें तमाम मौजूद थी। इसी तरह आपके सिस्टम कॉल जो है सिस्टम कॉल है, इसका भी एक टेबल मौजूद है जिसके अंदर आपकी तमाम जो सिस्टम कॉल हैं उनको इंडेक्स किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स। The system call interface invokes the intended system call in operating system kernel and return the status of the system call and any return value. जब आप सिस्टम कॉल को इनिशिएट करेंगे तो आपका जो कर्नल है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूशन के बाद अगर कोई रिजल्ट जनरेट होने के बाद वो स्टेटस आपको मिलना चाहिए, तो वो स्टेटस जो है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। The caller need to know nothing about the how system call is implemented. जब एक यूज़र उसको कॉल करवा रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं है कि उसको ये पता हो कि सिस्टम कॉल जो है वो लिखी किस तरह गई है, उसमें क्या-क्या कमांड लिखी गई हैं, किस तरतीब में लिखी गई हैं, उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है। उसको सिंपल ये कंसर्न है कि अगर वो फाइल को कॉपी करना चाह रहा है या उसके कंटेंट्स को एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करना चाह रहा है, तो उसने सिंपल कमांड देनी है कि कॉपी कर दे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। उसकी काम कंप्लीट हो जाएगा, उसका काम खत्म। उसको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि आपका सिस्टम जो है वो किस तरतीब में कौन सी इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए उस जो कंटेंट है फ्रॉम सोर्स डेस्टिनेशन कॉपी करता है। इस मोस्ट डिटेल्स ऑफ आर हिडन फ्रॉम द प्रोग्रामर बाय एपीआई। आपका एपीआई जो है वो बेसिकली क्या काम कर रहा है, वो आपको सिंपल एक छोटी सी कमांड्स तक तो रसाई देता है कि आपने काम करना, क्या काम करना है, क्या आप काम कर सकते हैं, लेकिन वो आपको इस चीज़ को हिडन कर देता है कि वो ये काम कैसे मुकम्मल करेगा। जैसे मैंने अभी बात की कि आपने अगर एक कंटेंट को सोर्स से डेस्टिनेशन में कॉपी करना है, तो आपका सिस्टम जो है वो आपको ये अलाउ करेगा कि आपने उसको कमांड दे दी है कि इसको सोर्स से डेस्टिनेशन में कॉपी कर दो। उसका प्रोसीजर किस तरह चल रहा है कि वो किस तरीके से उसको एक जगह से उठाता है और दूसरी जगह पर रखता है, ये तमाम जो डिटेल्स हैं वो ऊपर वाले जो एपीआई है, ये तमाम चीज़ें जो है वो कॉलर से वो उसको हाइड कर देता है। उसको उससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपका एपीआई के अंदर वो कैसे उसकी जो है वो वर्किंग कंप्लीट हो रही है। अगर आप इसका रिलेशनशिप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपका जो यूजर एप्लीकेशन है वो सिस्टम कॉल के साथ इंटरफेस करती है। अब ये जो सिस्टम कॉल आपने इनिशिएट कर दी है, उसके बाद आपका यूजर जो है वो कर्नल मोड में जाएगा और उसको पूरी वर्किंग को कंप्लीट करके जो है वापस आपका यूजर मोड में आएगा। जब वो इससे नीचे वाले मोड में आ गया है तो एक बैरियर इसके पास आ गया है जो उसको ये नहीं बता रहा कि वो काम क्या कर रहा है, वो सिर्फ किस तरीके से कर रहा है। आपका काम था कॉपी करना, उसने कॉपी कर दिया। इसके बाद है कि आपको जो है वो पैरामीटर पासिंग अगर करने की जरूरत पड़ती है इन योर सिस्टम कॉल, तो वो कैसे होगी। often more information is required than simply identifying the desired system call। आपने सिंपल कह दिया कि जी ये काम कर दो और वो काम कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ औक़ात आपको पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, कहाँ से कॉपी करना है, कहाँ पर कॉपी करना है, कितना कॉपी करना था, कितना पेस्ट करना है, या कौन से रजिस्टर्स की वैल्यू को आपने रखना है और कैसे करना है। सो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो चाहिए ये आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है फॉर जो कि आप पैरामीटर पासिंग के थ्रू कर रहे होते हो। अब इसके 3 जनरल मेथड्स मौजूद हैं। एक जो सिंपलेस्ट मौजूद है वो है कि जी आप पैरामीटर्स इन द रजिस्टर्स। आप
रजिस्टर्स के अंदर आप पैरामीटर पासिंग कर दें, उन रजिस्टर से वो वैल्यू लेगा और अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर लेगा। दूसरा तरीकेकार ये है कि पैरामीटर स्टोर्ड इन अ ब्लॉक और अ टेबल in memory and address of block passed as a parameter in a registers। आपके पास जो है वो पैरामीटर्स आता है, तो आपने क्या किया है, आपने उन रजिस्टर्स को, उन इंफॉर्मेशन को एक ब्लॉक के अंदर या टेबल की फॉर्म में या मेमोरी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आपने वो सारे पैरामीटर रख दिए। अब ये पैरामीटर कहाँ पड़े हुए हैं उसका एड्रेस आपने एक रजिस्टर को दे दिया, वो रजिस्टर जो है वो पास ऑन कर दिया आपने सिस्टम कॉल के अंदर। उस रजिस्टर से वो तमाम डाटा जो आपने सेव करवाया है, वो ब्लॉक ऑफ डेटा जो है वो वहां से लेगा और उसके ऊपर अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर लेगा। तीसरी चीज ये है कि आपने जो पैरामीटर्स हैं वो आपने स्टैक के ऊपर रखवा दिए हैं, पुश करवा दिए हैं ऑन द स्टैक। आपका सिस्टम जो है जब कॉल आएगी तो वो वहां से स्टैक से आपकी इंफॉर्मेशन लेगा और अपनी जो वर्किंग है वो कंप्लीट कर लेगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि पैरामीटर पासिंग वाया टेबल, तो वो आपको नजर आएगा कि आपने जो डाटा है उसको आपने किसी जगह पे अब आपकी कॉल है सिस्टम कॉल 13, आपके जो पैरामीटर हैं उसका एक खास एड्रेस है x, आपने ये एड्रेस जो है वो रजिस्टर्स को दे दिया और जब आपने ये जो है वो सिस्टम कॉल 13 को एग्जीक्यूट किया, उसको जब पैरामीटर चाहिए तो उसने देख लिया कि रजिस्टर के अंदर एड्रेस क्या है, उसने रजिस्टर के अंदर देखा एड्रेस x है, वो इस x पर जाएगा और वहां से जो उसके पैरामीटर्स हैं वो सारे पिक करेगा और अपने सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट कर लेगा। इसके बाद आ जाते हैं कि आपके पास जो सिस्टम कॉल्स हैं उनकी टाइप्स कौन सी हैं। एक तो हमारे पास आ जाती है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल जो है इसके अंदर जो हमारे पास मौजूद हैं उसमें आपके क्या है, प्रोसेस को क्रिएट करना, टर्मिनेट करना, एंड करना या काम करने से रोक देना, लोड करना, उसको एग्जीक्यूट करना, एट्रीब्यूट्स लेना, प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स को सेट करना, टाइम कर वेट करना फॉर टाइम कि उसका कब टाइम आएगा उस प्रोसेस को जो है वो रन करने का, किसी इवेंट के होने का वेट करना कि जब वो इवेंट हो तब मैं उस प्रोसेस को इनिशिएट करूं, या सिग्नल करना कि आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है या एग्जीक्यूशन हो चुका है या इंटरप्ट की जरूरत है, इस तरह के किसी काम के लिए। एलोकेट या डी एलोकेट करना मेमोरी को, आपने मेमोरी का एक चंक उठाया जहाँ पे अपना डाटा रख सकें और जब हमने काम कर किया तो उसको आप फ्री कर सकें। डंप मेमोरी, इफ एरर कोई एरर जनरेट हो जाता है तो आपका जो वर्किंग है उसको आप डंप कर सकें। डिबगिंग टू डिटरमिन बग सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन, आप डिबगिंग कर सकें कि कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको हम कैसे टैकल कर सकेंगे। लॉग फॉर मैनेजिंग एक्सेस टू शेयर डाटा बिटवीन द प्रोसेस, अगर कोई आप ऐसी प्रोसेसिंग कर रहे हैं जिसके अंदर आपने डाटा को लॉक करना है कि कोई दूसरा प्रोसेस जो है उसको अभी यूज मत करे जब तक वो यूज कर रहा है, जिसमें हमने बात की कि अगर आपका डाटा जो है मल्टीपल प्रोसेसेस के पास जा सकता है, अगर उसकी क्रिटिकलिटी लेवल ये है कि अभी जब वो एक प्रोसेस यूज कर रहा है दूसरा उसको यूज मत करे तो आप उसको लॉक कर देंगे एक प्रोसेस के साथ, जब तक वो अपनी वर्किंग कर रहा है आपका प्रोसेस जो है वो डाटा जो है किसी और के साथ शेयर नहीं होगा। इसी तरह आपके पास जो सिस्टम कॉल्स और आ जाती हैं जिसमें आपके पास आ जाती है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट के अंदर है कि आपने फाइल को क्रिएट किया, डिलीट किया, उसको ओपन किया, उसको फाइल को बंद किया, फाइल को रीड किया, राइट किया या रिपोजिशन कर दिया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर या फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर या फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर। गेट एंड सेट फाइल एट्रीब्यूट्स, आपने फाइल के एट्रीब्यूट्स को सेट किया कि आपने कौन से उसके पास राइट्स हैं कौन से नहीं है। डिवाइस मैनेजमेंट पे आ जाती है कि आपको किसी डिवाइस की रिक्वेस्ट है, आपने किसी डिवाइस को यूज़ करना है, जब यूज़ कर लिया है तो उसको आपने रिलीज कर देना है। डिवाइस को रीड करना है, राइट करना है या रीपोजिशन करना है फ्रॉम इट्स मेमोरी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। डिवाइस के एट्रीब्यूट्स को लेना है या उसको आपने सेट करना है, आपने उसको हॉल्ट करवा दिया है या आपने उसको बिजी करवा दिया है फॉर वन प्रोसेस और उसके बाद आप उसको किसी दूसरे प्रोसेस के लिए यूज़ करवाना चाहते हैं तो आप तो उसको उसके जो एट्रीब्यूट्स उनको सेट कर रहे होंगे। लॉजिकली अटैच एंड डी अटैच डिवाइसेस, आप अक्सर होगा देखते हैं आपने यूएसबी लगाई है तो आपके पास राइट कॉर्नर के अंदर जो है
नीचे टास्क बार के अंदर आपको जो है वो उसकी यूएसबी नज़र आना शुरू हो जाती है। आप आपकी फिजिकली आपकी यूएसबी उसका अटैच होती है, लेकिन आप वहाँ से जब उसको स्टॉप कर देते हो तो उसके बाद आपका डाटा शेयरिंग जो है उस डिवाइस के साथ बंद हो जाती है अनटिल अनलेस आप यूएसबी डिवाइस निकाल कर दोबारा उसके अंदर दोबारा जो है कनेक्ट करें। इसी तरह इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम, जिस तरह आपका कहता है कि आपको टाइम चाहिए या डाटा डेट चाहिए या आपने ये टाइम और डेट जो है वो सेट करना है। गेट सिस्टम डाटा या सेट सिस्टम डाटा, सिस्टम से रेलेवेंट डाटा है उसको आप इंफॉर्मेशन को गैदर करना है या उसको सेट करना है। गेट एंड सेट प्रोसेस फाइल डिवाइस एट्रीब्यूट्स, कोई भी प्रोसेस है उसको आपने उसकी भी एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए या आपको उस फाइल को सेट करना है या प्रोसेस को इनिशिएट करना है। ये तमाम चीज़ें जो सेट करना है एट्रीब्यूट्स को, उसका आपका इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस पे आ जाता है। कम्युनिकेशन, क्रिएट डिलीट कम्युनिकेशन कनेक्शन, आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, डायल अप आपका किसी ज़माने में इंटरनेट कनेक्शन होता था तो आप कनेक्शन क्रिएट कर रहे होते थे, या अगर आपने वाईफाई के साथ अगर अपना सिस्टम कनेक्ट करना है तो आपको कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, आपका सिस्टम जो है वो क्रिएट करेगा, आपने पासवर्ड दिया उसको आप कनेक्ट करेगा आपकी डिवाइस के साथ और उसके बाद वो आपको जो है आगे कम्युनिकेशन करने की इजाज़त देगा। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें आप उसके साथ कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, इसमें आपकी मैसेज पासिंग भी होगी, जिसके अंदर आप जो डिवाइस है उसका मैसेज पासिंग ये कर रहे हैं कि आपके डिवाइस का नाम क्या है, आप उसका कनेक्ट करना चाह रहे हैं, पासवर्ड सेंड कर रहे हैं, वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा, उसके बाद आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्रिएट होगी फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी इससे। इसके अलावा शेयर्ड मेमोरी मॉडल के अंदर आ जाएगा क्रिएट एंड गेन एक्सेस टू मेमोरी रीजन्स, ट्रांसफर स्टेटस इंफॉर्मेशन, अटैच एंड अटैच रिमोट डिवाइसेस, जिस तरह आप रिमोट कनेक्शंस क्रिएट करते हैं किसी और सिस्टम को वर्चुअली आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर आप उसकी कम्युनिकेशन उसकी बंद करना चाहते हैं या उसको इनिशिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इसी तरह आपके पास आ जाती है प्रोटेक्शन, कंट्रोल एक्सेस टू द रिसोर्सेज, कौन सा रिसोर्स कौन सा प्रोसेस जो है वो यूज कर सकता है। गेट सेट परमिशंस, आप उसको परमिशन दे भी सकते हो और उससे जो है वो रिसोर्सेज वापस करने की परमिशन ले भी सकते हो। अलाउ एंड अलाई यूजर एक्सेस, आपने एक सिस्टम के लिए या किसी चीज़ों के लिए प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए कुछ एक्सेसेस रखी हुई हैं, किस यूज़र के पास कौन सी एक्सेस है और कौन सी एक्सेस आप उसको मज़ीद ग्रांट कर सकते हो और कौन सी उसको उससे वापस ले सकते हो। इसी तरह ये कुछ सिस्टम कॉल्स एग्जांपल हैं रिगार्डिंग हमने जो बात की है। अगर आप विंडोज़ में बात करें तो आपको क्या सिस्टम कॉल्स नज़र आ रही होंगी, जबकि इसके अगेंस्ट जो है अगर आप यूनिक्स सिस्टम में जा रहे होंगे तो आपको क्या नज़र आएंगे। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे एक दो की बात करते हैं, अगर आपने प्रोसेस क्रिएट करना हो तो विंडोज़ के अंदर जो उसका सिस्टम कॉल है दैट इज़ प्रोसेस क्रिएट, जबकि यूनिक्स के अंदर वो फोक आ जाता है। आपने एग्जिट करना हो तो एग्जिट प्रोसेस, जबकि इधर एग्जिट। वेट करवाना हो अपने प्रोसेस को तो इधर वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट या फिर इधर डायरेक्टली वेट। इसी तरह आपके पास मल्टीपल जो हमने जितनी तमाम बातें की हैं उनके अंदर जो हमें इनकी आगे डिटेल नज़र आती हैं तो आपको ये नज़र आएगा कि विंडोज़ के अंदर हमारे पास कौन सी हैं और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास कौन सी हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आप प्रिंट एफ की कमांड दे रहे होते हैं तो उसके अगेंस्ट जो आपकी लाइब्रेरी है वो आपकी जो आपने मैसेज दिया हुआ है उसको उसके अगेंस्ट वो पहले चेक करता है। ये जो आप प्रिंट एफ की कमांड देते हैं तो आपकी जो कमांड है वो आपकी लाइब्रेरी में से इसके अगेंस्ट इसकी वर्किंग को इनिशिएट करता है और आपके इस मैसेज को वो जो है वो राइट करता है आपके सिस्टम पे आउटपुट डिवाइस के ऊपर। सो ये तरीक़ेकार है, एक एग्जांपल आपकी दी गई है कि आप सी प्रोग्रामिंग उसको इनिशिएट कैसे करता है प्रिंटफ की जो सिस्टम कॉल है। इसी तरह अगर हम एमएस डॉस की बात करें तो इसके अंदर किस तरह है, उसके अंदर आपके पास ये है कि जी आपके पास जो कर्नल है उसके ऊपर आपका इंटरप्रेटर मौजूद होता है और जब आप किसी प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं तो आपकी जो मेमोरी है क्योंकि आपका जो इंटरप्रेटर है वो भी कुछ मेमोरी जो है वो अपने पास, और कर्नल जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो भी आपका मेमोरी में रिजाइड कर रहा है। इसके बाद जो रिमेनिंग फ्री मेमोरी होती है उसके अंदर का प्रोसेस आता है अपनी वर्किंग के लिए, और जब वो आता है तो आपके फ्री मेमोरी में से एक चंक ऑफ मेमोरी जो है वो यूटिलाइज करता है फॉर वर्किंग।
जो रिमेनिंग मेमोरी है वो आपके मेमोरी में है, अगर कोई और प्रोसेस आना चाहता है तो वो इस मेमोरी में आकर रिजाइड कर सकता है। और जब आपकी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है, रनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो वो अपनी कंप्लीशन के बाद इस मेमोरी को वो बाद में जो वेकेट कर देता है और आपके पास दोबारा मेमोरी जो है वो अवेलेबल हो जाती है फॉर नेक्स्ट वर्किंग। अब अच्छा, अमूमी तौर पे आपका जो, अब हम बात करें BSD सिस्टम्स की, तो यूनिक्स के अंदर जो है वो क्या है, आपके पास आपके मेमोरी के अंदर कर्नल भी मौजूद है, इंटरप्रेटर भी वहीं पे मौजूद है जिसको जहाँ पे जगह मिल रही है। इसी तरह आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस यहाँ पे मौजूद हैं और फ्री स्पेस जहाँ पे क्रिएट हो रही है वहाँ पे आपका फ्री स्पेस आ जाएगी। आप क्रिएट करते जाएं, जहाँ जहाँ उसको जगह मिलती जाएगी वो वहाँ पे बैठ के अपने वर्किंग करेगा और उसके बाद उसको कंप्लीट करेगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो जो सा प्रोसेस खत्म होता जाएगा वो वाला उसकी जो मेमोरी है वो फ्री स्पेस मेमोरी के अंदर जो है वो ऐड होती जाएगी। System program provide a convenient environment for program development and execution. ये इसके अंदर जो आपको जो प्रोग्राम की डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन है इसको आप जो डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर आपकी क्या चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। जो प्रोग्राम आपको जो है वो इन्वायरमेंट में देता है, आपको फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम देता है, स्टेटस इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है जिसके जो कि आपकी फाइल मॉडिफिकेशन से रेलेवेंट है। जिस तरह आपको मैंने बताया कि आपकी फाइल लास्ट मॉडिफाइड कब है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ रही होती है। प्रोग्राम लैंग्वेज सपोर्ट, कौन सी प्रोग्राम लैंग्वेज है पे आप काम कर रहे हैं उसकी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, लाइक सी पे, C++ पे, या आप पाइथन पे वर्किंग कर रहे हैं तो वो उसकी सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, वो प्रोग्राम सिस्टम प्रोग्राम जो है उसके एनवायरनमेंट में आपको जो है वो फैसिलिटेट करता है। कम्युनिकेशन, मैसेज पासिंग और बैकग्राउंड सर्विसेज एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपका जो है प्रोग्राम जो है वो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सिस्टम प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करता है आपको एनवायरनमेंट जिसमें आप ये काम आपको क्या कहते हैं इस एनवायरनमेंट में आप वर्किंग कर सकते हैं। Most users view the operating system is defined by the system program, not actual system calls. अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो यूज़र है वो समझता है कि आपका जो है ना वो सिस्टम कॉल वर्किंग नहीं कर रहा बल्कि आपका सिस्टम प्रोग्राम जो है वो वर्किंग कर रहा है। उसको व्यू इस तरीके से किया जाता है जब आप सिस्टम इसकी बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इनकी अगर हम बात करें अलग-अलग जो हमने ये जो एनवायरनमेंट के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास जो एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास इंटरफेसेस मौजूद हैं। अच्छा, आपकी जो फाइल मैनेजमेंट की बात आ जाती है इसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, कॉपी, रीनेम, प्रिंट, डंप या लिस्ट कर देते हैं फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को। जो आपका सिस्टम कॉल है वो ज़रा लार्जर स्केल पे आ जाता है, ये आपका प्रोग्राम लेवल पे आ जाती है ये तमाम जो फैसिलिटेशन है। इसलिए आपका एक कन्फ्यूजन बाज़ क्रिएट हो रहा होता है कि ये तो उसके अंदर भी मौजूद है, ये इसके अंदर भी मौजूद है, लेकिन ये आपका प्रोग्राम लेवल पे मौजूद है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर आपके पास जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह आपकी स्टेटस इंफॉर्मेशन, डेट आपके पास आ जाती है, टाइम आ जाती है, फाइल से रेलेवेंट, अमाउंट ऑफ अवेलेबल मेमोरी, डिस्क स्पेस एंड नंबर ऑफ यूजर्स के कितने आपके पास जो है वो उसको एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास जो है आपको इंफॉर्मेशन आ जाती है, कुछ आपको ये भी प्रोवाइड करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस लॉगिंग एंड डिबगिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। टिपिकली दीज प्रोग्राम्स फॉर्मेट एंड प्रिंट द आउटपुट टू द टर्मिनल एंड अदर आउटपुट डिवाइसेस। ये आप जो है विजिबल भी हो जाती हैं और आप इसको प्रिंट फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। Some systems implement a registry used to store and retrieve the configuration information. आपकी log फाइल्स भी रेडी हो जाती हैं जहाँ पे आप इनसे रेलेवेंट जो है इनकी कॉन्फ़िगरेशंस को, लॉग फाइल्स आपके आई थिंक एक्सेस के साथ आई हैं, रजिस्ट्रेशन फाइल्स भी आ जाती हैं जहाँ पे इनकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं कि आप इस फाइल्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कौन यूज़ कर सकता है, और इनकी डिटेल्स उसमें आ जाती हैं रजिस्ट्री फाइल्स के अंदर। इसी तरह फाइल मॉडिफिकेशन आपके पास है कि वो किस तरह, जिस तरह आपके पास टेक्स्ट क्रिएटर्स एडिटर्स हैं उसके अंदर आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। Special command to search contents of files and perform transformation of the text. आप विद इन द फाइल आप सर्चिंग कर सकते हैं कि आपको कुछ डाटा चाहिए वो
इस पे मौजूद है या नहीं है, और या आप उस डाटा को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं जो उसमें लिखा हुआ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट, कंपाइलर, असेंबलर्स, डिबगर्स, इंटरप्रेटर्स, ये आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं सपोर्ट के आप जो है वो वर्किंग कर सकें विद दी अदर लैंग्वेजेस, जस्ट लाइक सी हो गई, असेंबली लैंग्वेज हो गई, पाइथन हो गई, या कोबाल्ट हो गई। इस तरह की तमाम लैंग्वेजेस को सपोर्ट प्रोवाइड करने के वो उसके अंदर आप वर्किंग करके तो उसको आप इसके अंदर डायरेक्टली एग्जीक्यूशन कर सकें। तो कंपाइलर एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है या असेंबलर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप वन जो है टेक्निकल लैंग्वेज से जो है वो दूसरी लैंग्वेज के अंदर या सिस्टम जिसको समझ सकता है उसमें आप कन्वर्ट कर सकें। प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, एब्सोल्यूट लोडर्स, रीलोकेटेबल लोडर्स, लिंकेज एडिटर्स, ओवरले लोडर्स, डिबगिंग सिस्टम्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लर्निंग। आपने जो प्रोग्राम है उनको लोड करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो ये लोडर्स और एडिटर्स जो हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप अपनी फाइल को लोड कर सकें और एग्जीक्यूट कर सकें, और उसको डिबग कर सकें, अपने फाइल को लिंक कर सकें एक दूसरे के साथ। इसी तरह कम्युनिकेशन जो हैं प्रोवाइड करती हैं आपको मैकेनिज्म फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल कनेक्शन अमंग प्रोसेस। एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के साथ जो कम्युनिकेशंस हैं वो जो है आपका सिस्टम प्रोवाइड करता है एक वर्चुअल कनेक्शन के थ्रू, और इवन अदर सिस्टम्स के थ्रू। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की अभी कि आपका प्रोसेस जो है वो विद इन द सिस्टम भी एक दूसरे का कम्युनिकेट कर सकते हैं और आउट ऑफ द सिस्टम भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने कोई अक्सर औकात ये चीज़ देखी होगी कि अगर आप वर्चुअल कनेक्शन आपने क्रिएट किया हो किसी और सिस्टम के साथ, तो आप एक फाइल को डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से या उसके कंप्यूटर से कॉपी करके अपने सिस्टम में फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो ये कैसे हो रहा है, ये आप वर्चुअली आपने जो कम्युनिकेशन की हुई है, एक प्रोसेस आपका ये चल रहा है, एक प्रोसेस उधर चल रहा है, तो आप यहाँ से फाइल को वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली, आप जिसमें हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करते हैं। तो विद इन द सिस्टम भी आप एक जगह से कंट्रोल करके दूसरे कंट्रोल सी करके और कंट्रोल वी कर देते हैं, तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके डाटा कॉपी पेस्ट करते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड सर्विसेज। ये वो है जो आपके बूट टाइम पे लॉन्च होता है सर्विसेज। इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं? एक तो वो है जो आपके पास सिस्टम स्टार्टअप के ऊपर जो है स्टार्ट होती हैं और उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो सिस्टम बूट होने के साथ स्टार्ट होती हैं और जब तक आपका सिस्टम शट डाउन नहीं होता है तब तक आपकी सर्विस बैकग्राउंड में चलती रहती है। करना ये आपको क्या फैसिलिटेट करती हैं? डिस्क चेकिंग, कि आपके सिस्टम आपके जो है वो डिस्क में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। प्रोसेस स्केजुलिंग, आपके प्रोसेस की स्केजुलिंग के कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में होगा। एरर लॉगिंग, कि जो से एरर जनरेट होते जा रहे हैं उनको लॉग करता जाए और प्रोवाइड करता जाए आपके पीछे डिटेल्स, ताकि उसकी लॉगिंग हो सके, और अगर आप उसको जो है वो चेक करना चाहें या उसको डिबग करना चाहें तो आपको पता हो कि ये एरर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो जनरेट होते गए थे, तो इनको कैसे इनको रिडिकेट किया जा सकता है, उनके लिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। रन इन यूजर कॉन्टेक्स्ट नॉट इन कर्नल कॉन्टेक्स्ट, ये सर्विसेज रन तो यूजर मोड में होती हैं, कर्नल मोड सॉरी यूजर एप्लीकेशंस के तौर पे ये रन हो रही होती हैं, बजाय कि कर्नल लेवल के ऊपर रन करने के। इनको आप सर्विसेज भी कहते हैं, सब सिस्टम्स भी कहते हैं और डीमंस भी कहते हैं। ये इन तीनों नामों से आपके पास जो है वो जानी जाती हैं। Application programs don't retain a system run by the users, not typically considered as part of the operating system. Launched by command line, mouse click और a finger poke. मैंने जिस तरह बात की, आप वर्ड के ऊपर काम करना है वो आप सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, यूजर उसको यूज करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको काम करने के लिए हेल्प आउट कर रहा होता है। अगर आपने इनको यूज करना है इन सर्विसेज को, तो आप कमांड लाइन यूज कर सकते हैं या माउस क्लिक को यूज कर सकते हैं या फिंगर से टैप करके उसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी अप्रोचेस मौजूद हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी वेरी वाइडली। आप
ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह बिहेव कर रहा है ये वेरी कर सकता है। अब आपका विंडोज़ का जो तरीक़ेकार है वो कुछ और है, आपका जो यूनिक्स लिनक्स है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और तरीके से है, मैक की और तरीके से है। तो मल्टीपल आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, या अगर आप बात करें आईओएस की बात करें या एंड्रॉयड की बात करें, ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनके बेसिक जो जिस तरीके से अपने वर्क को कैरी आउट कर रहे हैं उनका तरीक़ेकार डिफरेंट हो सकते हैं। जब भी आप इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको डिफाइन करने पड़ते हैं कि गोल क्या है और स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। कहाँ पे आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है और आप इसे अचीव क्या करना चाह रहे हैं। ये पता होगा तो फिर आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो उसके लिहाज से होगी। डेफ़िनेटली अगर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक टच मोबाइल डिवाइस के लिए आपने किया है तो उसके अंदर आप कमांड लाइन इंटरप्रेटर उस तरीके से यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि आपके पास आपका गोल क्या है और आपके पास स्पेसिफिकेशन क्या है। इफेक्टेड बाय द चॉइस ऑफ हार्डवेयर एंड सिस्टम टाइप ऑफ सिस्टम। और दूसरी चीज़ वही आ गई कि आपका हार्डवेयर किस किस्म का है। अच्छा मैंने वही बात की कि अगर आप हार्डवेयर जो है वो आपका हैंड हेल्ड है, मोबाइल डिवाइस है, उसके ऊपर अगर आप जो है वो CLI कमांड लाइन इंटरप्रेटर देने की कोशिश करोगे तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपका यूज़र का टाइम बहुत ज़्यादा होगा, उसको जल्दी-जल्दी सारा काम करना है। तो आपने हर हार्डवेयर के हिसाब से उसकी जो है वो स्पेसिफिकेशंस करनी होती हैं और उस हार्डवेयर के बेस के ऊपर जो है आप उसकी गोल डिज़ाइनिंग कर रहे हैं कि आपने क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। यूज़र गोल्स और सिस्टम गोल्स ये 2 अलग चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर आप सिस्टम को डिफाइन कर रहे होते हैं या डिज़ाइन या इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। जब आप यूज़र गोल की बात करते हैं तो उसको क्या चीज़ चाहिए? उसको चाहिए कन्वीनिएंट टू यूज़, ईज़ी टू लर्न, रिलायबल, सेफ एंड फास्ट सिस्टम, कि उसको जल्दी उसका काम हो सके, रिलायबल हो, एक लेमैन उसको ईज़ी वे में यूज़ कर सके। CLI या कमांड लाइन इंटरप्रिटेशन जो है वो हर बंदे के लिए इतना आसान नहीं होता कि वो याद कर सके कि मुझे कॉपी करनी है तो मुझे क्या कमांड लगानी पड़ेगी, अगर मुझे पेस्ट करना है तो मुझे क्या कमांड लगानी पड़ेगी। अगर वो राइट क्लिक करके कॉपी करता है और राइट क्लिक करके पेस्ट का बटन को क्लिक करता है, उसको क्लियर है कि जी मैंने कॉपी किया, पेस्ट हो गया, काम हो गया। इसके पीछे क्या काम हो रहा है ये उसका काम का कंसर्न नहीं है। सिस्टम गोल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी इजी टू डिजाइन, आप इजी इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें और मेंटेन कर सकें। इसके अलावा वो फ्लेक्सिबल हो, रिलायबल हो और एरर फ्री और एफिशिएंट हो। आपके रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज कर सके, एरर मिनिमम टू मिनिमम जाए, रिलायबल रहे कि जी बार-बार उसमें कोई बग्स ना आ रहे हों, बार-बार तंगी ना हो, क्योंकि जितने बग्स होंगे उसको आपको मेंटेन करना ज़्यादा पड़ेगा। मेंटेनेंस करना उसको आसान हो, इसको जो है डिप्लॉय करना आसान हो, आप यानी इसको इंस्टॉलेशन ईज़िली कर सकें, और इसको डिज़ाइन करना भी आसान हो। इसके बाद इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, दैट इज़ योर पॉलिसी एंड मैकेनिज़्म। जब आप इसको डिज़ाइन करने की तरफ जाते हैं तो 2 चीज़ें आपके सामने आती हैं कि आपकी इसकी पॉलिसी क्या किस तरह होगी और मैकेनिज़्म क्या होगा। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। पॉलिसी है व्हाट विल बी डन, क्या होगा। आप और मैकेनिज़्म है कि जो चीज़ करनी है उसको कैसे करना है। ये है क्या होगा और ये है कैसे होगा। सो मैकेनिज़्म determines how to do something, पॉलिसी डिसाइड्स व्हाट विल बी डन। अगर आप कोई इनिशिएट करते हैं कोई वर्किंग तो पॉलिसी डिफाइन करेगी कि जब आप ये काम करेंगे तो इसके केस में क्या होगा। तो जिस तरह आप कहते हैं कि कॉपी, तो वो आपने एक फाइल की कॉपी बना ली अपने पास, तो आपकी पॉलिसी कहती है कि अगर आप कॉपी का बटन दबाते हैं तो आप वहाँ से फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लेंगे। ये कैसे तैयार होगी ये मैकेनिज्म है। सो मैकेनिज्म डिफाइन करेगा कि हाँ, ये काम कैसे अंजाम पाएगा और पॉलिसी डिफाइन करेगी कि ये काम क्या होगा। The separation of policy from mechanism is a very important principle. It allows maximum flexibility if policy decisions are to be changed later. अगर आप उसका मैकेनिज्म ऑन द लेटर रन चेंज करना चाहते हैं और अगर आपने इन पॉलिसी और मैकेनिज्म को सेपरेट रखा हुआ है तो आपको जो है ये करना आसान हो जाएगा कि जब भी आपकी पॉलिसी डिफाइन हो, आपकी पॉलिसी कॉल होती है कि जी आपने ये काम करना है, तो उसका मैकेनिज्म अगर आप चेंज भी करते हैं, अगर आप फील करते हैं कि ये जिस मैकेनिज्म में हम उसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था वो इतनी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं जा रही, तो आप मैकेनिज्म का तरीकेकार चेंज कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीकेकार चेंज कर सकते हैं, मोर एफिशिएंट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आसानी उस वक्त होगी अगर आपने पॉलिसी
और मैकेनिज्म को सेपरेट तरीके से डील कर रहे होंगे। अगर आप दोनों चीज़ों को मर्ज कर दिया तो फिर आपको पॉलिसी और डिसीजन दोनों को इकट्ठा चेंज करना पड़ेगा, और वो आपका जो है वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा, और जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। Simplifying a design and designing and operating is highly creative task. Software engineers are deployed for this particular activity. जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो डिज़ाइन के अंदर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि डिज़ाइनिंग के अंदर आपको बहुत क्रिएटिव टास्क चाहिए होते हैं। कौन सा काम किस तरीके से होगा, यूज़र क्या, उसकी सोच क्या है, उसने किस तरीके से देखना है, और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक दूसरे से इंटीग्रेट किस तरीके से करना है कि वो इजी वे में उसको जो है वो वर्किंग जो है वो कर सके। जब आप इसकी बात आएगी इम्प्लीमेंटेशन की, तो जो आपके शुरू के ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो तो आप असेंबली लैंग्वेज पे थे, लेकिन जितना जितना आपका पैसेज विद पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर आपकी जो है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई, जिस लाइक हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, वो बीच में आना शुरू हो गई। अब जो आपके नए सिस्टम्स हैं वो मिक्सचर ऑफ द सिस्टम्स हैं, जिसमें आपकी लो लेवल लैंग्वेज भी आ जाती है, सी की लैंग्वेज भी आ जाती है, सी प्लस प्लस एंड सी भी आ जाती है, पाइथन और शेल स्क्रिप्ट्स भी आ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें मिक्स करके जो है अब आपकी जो नए सिस्टम्स हैं उनके अंदर आपको इन सब का जो है फ्लेवर नजर आना शुरू हो जाता है। मोर हायर लेवल लैंग्वेज ईजियर टू पोर्ट टू अदर हार्डवेयर। अगर आप जितनी ज़्यादा यूज़ करते हो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे करना आसान हो जाता है, लेकिन ये काम स्लो हो जाता है। इमुलेशन क्या है? इमुलेशन अलाउ करती है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो आप रन कर सकें नॉन नेटिव हार्डवेयर के ऊपर। जस्ट लाइक आप लोगों ने वर्चुअल मशीन्स के बारे में सुना है कि वर्चुअल मशीन जो है आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वर्चुअल मशीन के नाम से, और उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आप रन करके उसकी जो है वो देख सकते हो कि उसकी वर्किंग किस तरह जा रही है। जस्ट लाइक अगर आप विंडोज़ के अंदर हैं और आप लिनक्स में काम करना चाह रहे हैं और आपका सिस्टम अगर उसको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो आप उसको उसमें यूज़ कर सकते हैं, या आप मैक को उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपका जो है वो हार्डवेयर एप्पल का नहीं है और आप हार्डवेयर का एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वर्चुअल मशीनिंग के थ्रू उसके ऊपर जो है वो ये सिस्टम जो है वो रन करके देख सकते हैं। या आपका कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप देखना चाह रहे हैं, जिसका वो ये पर्टिकुलर हार्डवेयर उसको एसोसिएट नहीं करता, लेकिन आप उसकी वर्किंग देखना चाहते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज और एनी अदर, तो आपके पास ये फैसिलिटेशन यहाँ पे मौजूद होगी कि आप इसको जो है वो यूज़ कर सकें। सो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो चीज़ स्टार्ट करेंगे इससे आगे, दैट इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स। सो पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।